अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज़ की कहानी आधा जिंदा आधा मुर्दा। पहला हिस्सा। कंधाल पहाड़ियों की तरफ चला जा रहा था। नाग एक नन्ही सी मकड़ी की शक्ल में उसके सर के गुंजान बालों के अंदर छुपा उसकी खोपड़ी से चिमटा हुआ था। नाग को इस मक्कार शख्स कंधाल ने जादूगरनी रंगनी के जादू की मदद से अपने कब्जे में कर लिया था ताकि वह जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने देखकर निकाल सके। वह पहाड़ियों की तरफ खजाने की खोज में ही जा रहा था क्योंकि उसने सुन रखा था कि लोगों को इन पहाड़ियों से अक्सर सोने चांदी के पुराने सिक्के मिलते रहते हैं। केटी एक हिरनी की शक्ल में आंध्रा शहर के एक सौदागर पर भारकर की हवेली में रस्सी के साथ बंधी बेबस और मजबूर होकर बैठी थी। वो राजा भैरों की भेजी हुई काली भीड़ के काटने से हिरनी बन गई थी और उस काली भीड़ का डंक अभी तक केटी हिरनी की गर्दन में थोड़ा बाहर निकला हुआ था। हिरनी केटी सब कुछ सुन सकती थी, उसको सब कुछ याद भी था, मगर ना तो उसकी अपनी खुशबू अंबरनाग को महसूस हो सकती थी और ना ही हिरनी की शक्ल में केटी उनकी खुशबू महसूस कर सकती थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि अंबरनाग मारिया और थ्यूसोंग कहाँ और किस हालत में हैं। वो पर भारकर सौदागर की हवेली में चुपचाप बैठी थी। उसकी रस्सी खोंटी से बंधी हुई थी। बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। एक लड़के ने सोचा कि हिरनी को खोलकर उसके साथ खेला जाए। उसने हिरनी केटी की गर्दन से रस्सी उतार दी। हिरनी केटी आज़ाद थी। आज़ाद होते ही उसने हवेली के दालान वाले दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था। वहां से फरार होने का इससे अच्छा मौका हिरनी केटी को नहीं मिल सकता था। उसने एक छलांग लगाई और बिजली की तेजी के साथ भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। बच्चों ने शोर मचा दिया। नौकर जाकर हिरनी के पीछे भागे। बाहर एक नदी बह रही थी। हिरनी केटी ने छलांग लगाकर नदी को पार कर लिया और देखते देखते सामने वाले जंगल में गायब हो गई। वो देर तक जंगल में अकेली घूमती रही। वो आगे ही आगे चली जा रही थी। उसे डर था कि सौदागर के नौकर घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे न आ जाएं। शाम तक वो जंगल में दौड़ती रही। रात को एक चट्टान की खो में आराम किया। दिन निकला तो थोड़ा बहुत घास फूस चरने के बाद पानी पिया और एक बार फिर सफर शुरू कर दिया। दूसरे दिन दोपहर को जंगल खत्म हो गया और उसके सामने छोटी बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। ये वही पहाड़ियां थीं जहां कंधाल पहले ही खजाने की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। नाग एक मकड़ी की शक्ल में उसकी खोपड़ी के घने बालों में चिमटा हुआ था। ना तो नाग को केटी की खुशबू आ सकती थी और ना हिरनी केटी ही नाग की खुशबू महसूस कर सकती थी। कंधाल ने पहाड़ी में एक जगह पहुंचकर जादूगरनी का खुफिया मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंका तो उसकी आंखों के आगे जमीन की सारी तहें रोशन हो गईं। उसने देखा कि जहां वो खड़ा है वहां उसके नीचे जमीन के अंदर बड़े बड़े दरख्त और जानवरों की लाशें जमकर पत्थर हो गई थीं। कहीं पानी बह रहा था, कहीं आग भड़क रही थी, कहीं लावा उबल रहा था, मगर खजाना उसे कहीं दिखाई न दिया। एक ढलान जमीन के अंदर जाती थी। कंधाल उस ढलान पर नीचे उतरने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे सख्त गर्मी और तपिश महसूस हुई। ये उस आग की गर्मी थी जो थोड़े फासले पर एक गहरी घाटी में भड़क रही थी। कंधाल ने देखा कि एक जगह स्याह पत्थरों के बीच में से एक हीरा चमक रहा है। कंधाल ने उसे जल्दी से उठा लिया। हीरा बेहद चमकदार और कीमती था। कंधाल ने उसे अपनी जेब में डाला और जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने खुफिया मंत्र दोबारा पढ़कर अपने जिस्म पर फूंका तो उसे जमीन के अंदर की आग, लावा, पत्थर नजर आने बंद हो गए। उसकी आंखों के सामने जमीन एक बार फिर हमवार हो गई थी। कंधाल ने अपनी आंखों से देख लिया था कि वहां कोई खजाना नहीं है। चुनाचे अब उसने फैसला किया कि वो मंदरा खंडरों में खजाने की तलाश में जाएगा। मंदरा खंडरों का इलाका वहां से काफी दूर नीली चट्टानों के पार एक संगलाख और वीरान मैदान में था। कीमती हीरा कंधाल ने अपनी जेब में संभाल कर रख लिया था। अब वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि बस्ती में जाकर वो अपनी होने वाली बीवी निकटी से मिले और उसे हीरा दिखाए और कहे कि बहुत जल्द वो एक बहुत दौलतमंद आदमी बन जाएगा और उससे शादी करेगा। कंधाल पहाड़ियों में वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। उस जंगल के पार उसका शमशान वाला घर और बस्ती के शुमाल में निकटी का घर था। कंधाल जंगल में चला जा रहा था कि अचानक उसे एक हिरनी दिखाई दी। ये हिरनी केटी थी जो एक झाड़ी के पीछे बैठकर थोड़ी देर आराम कर रही थी। कंधाल के लिए जंगल में वापसी के सफर में किसी हिरनी का मिल जाना नेक शगुन था। चुनाचे उसने हिरनी को पकड़ने का फैसला किया और दबे पांव केटी हिरनी की तरफ बढ़ा। केटी हिरनी अपने ध्यान में बैठी थी कि अचानक कंधाल ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसको दबोच लिया। केटी हिरनी ने उसके चुंगल से निकलने की बहुत कोशिश की मगर उसकी ताकत जवाब दे गई। कंधाल ने अपनी चादर उतारकर हिरनी की गर्दन में डाली और उसे घसीटता हुआ निकटी के मकान की तरफ चला। निकटी का मकान बस्ती के शुमाल की जानिब था। निकटी उस वक्त चावल निकाल रही थी। उसने कंधाल को एक हिरनी के साथ मकान के सेन में दाखिल होते देखा तो बोली, इस हिरनी को कहां से पकड़ लाए हो? छोड़ दो इसे। कंधाल बोला,
ये हिरनी नेक शगुन की अलामत है, तो मुझे जल्दी से एक रस्सी दो, सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा। निकटी कोठरी से एक रस्सी निकाल कर ले आई। कंधाल ने केटी हिरनी की गर्दन में रस्सी डालकर उसे खूंटी के साथ बांधा और निकटी के पास चौकी पर बैठ गया। निकटी ने कहा, क्या कहानी सुनाने आए हो तुम मुझे? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि जब तक तुम दौलत नहीं जमा करोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी। कंधाल ने जेब से हीरा निकालकर निकटी के सामने रख दिया और बोला, जरा इस हीरे को देखो। निकटी ने हीरे को हथेली पर रखा और बोली, ये तो बड़ा कीमती हीरा लगता है, तुमने कहाँ से चोरी किया है? कंधाल ने कहा, मैंने चोरी नहीं किया बल्कि जमीन के अंदर से निकाला है। निकटी ने नाक चढ़ाकर कहा, तुम कोई जादूगर हो जो तुम्हें जमीन के अंदर से हीरा मिलेगा? कंधाल बोला, निकटी बहुत जल्द मैं दुनिया का सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी बनने वाला हूँ, बस अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। निकटी ने बड़े इश्तियाक से पूछा, कंधाल ये बताओ क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? कंधाल ने इधर उधर देखा, वहां उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। उसने कहा, बहुत जल्द मैं दुनिया के सारे जमीन के नीचे दबे हुए खजानों का मालिक बनने वाला हूँ। निकटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? कंधाल ने बड़े एतमाद के साथ कहा, निकटी अगर तुम वादा करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा राज बता सकता हूँ। निकटी को हीरा मिल गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कंधाल ने कभी चोरी नहीं की। जरूर ये हीरा उसे किसी खुफिया खजाने से हाथ लगा होगा। चुनाचे उसने उसी वक्त कंधाल से ब्याह करने का फैसला कर लिया था। कहने लगी, कंधाल मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारा राज अपने सीने में बंद रखूंगी। कंधाल बोला, तो सुनो, मैंने नाग देवता को काबू में कर लिया है। नाग के नाम पर करीब ही खूंटी से बंधी हुई केटी हिरनी चौंक पड़ी। केटी अगरचे हिरनी थी और खुद इंसानी जुबान में बात नहीं कर सकती थी, मगर वो इंसानों की गुफ्तगू पूरी तरह समझ सकती थी और उसे यह भी मालूम था कि मैं केटी हूँ और अंबर नाग मारिया और थ्यूसोंग मेरे दोस्त और साथी हैं और मैं उनसे बिछड़कर काली भीड़ का तिलिस्मी डंक लगने से हिरनी में बदल गई हूँ। उसने कंधाल की जुबान से नाग का नाम सुना तो चौंक कर अपना चेहरा उस तरफ किया और अपने कान खड़े कर लिए। निकटी ने नाक चढ़ाकर पूछा, ये नाग देवता कौन है जिसको तुमने काबू में कर लिया है? कंधाल बोला, तुम नहीं जान सकोगी निकटी, बस तुम इतना समझ लो कि नाग देवता दुनिया में जमीन पर और समुद्र में जितने सांप रहते हैं उनका देवता है और उसको सारे खजानों का इल्म है। तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? निकटी ने सवाल किया। कंधाल ने कहा, फायदा ये होगा कि नाग देवता की मदद से मैं उन तमाम खजानों का मालिक बन जाऊंगा। कंधाल ने इससे ज्यादा निकटी को कुछ और बताना मुनासिब नहीं समझा। उसे डर था कि अगर मैंने निकटी को यह बता दिया कि नाग देवता को मकड़ी बनाकर मैंने अपने सर के बालों में छुपा रखा है और अब मैं जब खुफिया मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंकूंगा तो मुझे जमीन के नीचे छुपे हुए सारे खजाने दिखाई देने लगेंगे, तो खतरा है कि कहीं वो इसका जिक्र किसी से ना कर दे। चुनाचे उसने निकटी को सिर्फ इतना ही बताया कि मैंने नाग देवता को अपने काबू में कर लिया और उसकी मदद से मैं जमीन के खुफिया खजाने हासिल कर लूंगा। निकटी ने कहा, अच्छा, जब तुमको खजाना मिल गया तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कंधाल बड़ा खुश हुआ, आहिस्ता से उठा और बोला, निकटी मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास खजाने की खुशखबरी सुनाने आऊंगा और फिर तुम्हें ब्याह करके ले जाऊंगा। निकटी ने कहा, और ये हिरनी भी तुम अपने साथ ही ले जाओगे? इसे मेरे पास नहीं छोड़ोगे? कितनी प्यारी हिरनी है, इसकी नीली आंखें तो बिल्कुल किसी शहजादी की आंखें लगती हैं। कंधाल ने हिरनी की रस्सी अपने हाथ में ले ली और बोला, ये मेरा नेक शगुन है, इसे मैं उस वक्त तक अपने पास रखूंगा जब तक मुझे खजाना नहीं मिल जाता। हिरनी केटी भी यही चाहती थी कि वो कंधाल के साथ जाए ताकि वो ये पता चला सके कि नाग को इस कंधाल ने काबू में करके कहाँ रखा है और उसकी मदद से खजाना लेने कहाँ जाएगा। केटी यही समझी कि कंधाल ने नाग को सांप की शक्ल में जादू के जरिए किसी जगह बंद कर लिया होगा और अब उसको साथ लेकर किसी खंडर में जाएगा और उसे हुक्म देगा कि जाओ खजाना तलाश करके मुझे बताओ कि वो किस जगह पर है। उसे मालूम नहीं था कि नाग को कंधाल ने मकड़ी बनाकर अपने सर के बालों में चिमटा रखा है और उसकी वजह से उसकी आंखें जमीन के अंदर की चीजें और खजाने देख सकेंगी। कंधाल ने हिरनी केटी को साथ लिया और अपने शमशान वाले मकान में आ गया। उसकी बहन चंद्रा शाम का खाना तैयार करने में लगी थी। उसका खावंद भाशी लकड़ियां काट रहा था। उन्होंने हैरत से पूछा कि वो सारा दिन कहाँ रहा। कंधाल ने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि वो जंगल में गया था, वहां उसे एक दोस्त मिल गया जो वहां लकड़ियां काटने का काम करता है और ये हिरनी उसने उसे तोहफे में दी है। चंद्रा ने उठकर हिरनी को प्यार किया। कंधाल ने कहा, देखना ये भाग ना जाए कहीं। हालांकि हिरनी केटी अब कहीं भागकर जा ही नहीं सकती थी, अब तो वो कंधाल के साथ रहकर नाग का खोज लगाना चाहती थी। चंद्रा ने झुककर हिरनी केटी को देखा और बोली, भाई कंधाल, इसकी नीली आंखें तो बिल्कुल औरत की आंखों की तरह हैं। भाशी ने भी हिरनी को आकर देखा और कहा, हाँ, ये तो बड़ी खूबसूरत आंखें हैं कंधाल, अच्छा किया तुम इस हिरनी को ले आए। वैद्यों में लिखा है कि ऐसी हिरनी जिस घर में होगी वहां मौत का फरिश्ता नहीं आता। चंद्रा हंसने लगा।
ऐसी बात होती तो जंगल में कोई भी आदमी न मरता। गंधाल बोला। अच्छा, अब तो मुझे जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। खाना खाने के बाद गंधाल चारपाई पर लेट गया। उसने यही फैसला किया कि वो दूसरे रोज मंगला के कदीम खंडर वाले इलाके की तरफ रवाना होगा। दूसरे दिन उसने अपनी बहन चंद्रा और भाशी से कहा कि वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने दूसरे शहर जा रहा है जो सख्त बीमार है और 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। केटी हिरनी ये सब कुछ सुन रही थी। उसका ख्याल था कि गंधाल उसे साथ नहीं ले जाएगा, मगर गंधाल वहमी आदमी था। उसे यकीन हो गया था कि हिरनी उसके लिए नेक शगुन है और अगर इसे साथ ना लिया तो उसे जमीन के नीचे खजाने की बजाय आग ही आग नजर आएगी। चुनाचे उसने हिरनी केटी को भी साथ ले लिया। केटी बहुत खुश हुई क्योंकि इस तरह उसे नाक का सुराग लगाने में आसानी हो सकती थी। गंधाल एक घोड़े पर सवार हो गया। हिरनी केटी पतली दुबली और नाजुक सी हिरनी थी। उसको गंधाल ने अपने आगे घोड़े पर डाल लिया और मंगला खंडरों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे रात हो गई। उसने एक सराय में रात गुजारी और दूसरे दिन फिर अपना सफर जारी कर दिया। दूसरे रोज दोपहर के करीब वह मंगला खंडरों में पहुंच गया। ये एक पहाड़ी इलाका था जहां कदम कदम पर पुरानी इमारतों के खंडर फैले हुए थे। गंधाल ने एक जगह घोड़े को पत्थर के साथ बांधा। हिरनी केटी को भी वहीं रस्सी से बांध दिया और खुद एक वीरान किले की टूटी फूटी दीवार की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि आमतौर पर खजाने किले के अंदर दफन किए जाते हैं। वो किले की दीवार के अंदर की जानिब आ गया और उसने एक जगह रुककर खुफिया मंत्र पढ़ा। अपने जिस्म पर फूंक मारी। अचानक उसके सामने जमीन रोशन हो गई। वो जमीन के अंदर सब कुछ देख सकता था। उसने देखा कि जमीन के अंदर एक पहाड़ी है जिसमें एक गार बना हुआ है और गार के मुंह पर सोने के कुछ जेवरात बिखरे पड़े हैं। गंधाल जमीन के अंदर उतर गया। अब वो जमीन के नीचे था। गार के मुंह पर जाकर उसने जेवरात को उठाकर देखा। ये किसी मलका का हार और कान के जेवरात थे। इनमें बेहद कीमती हीरे और पुखराज जुड़े हुए थे। गंधाल समझ गया कि खजाना इसी गार के अंदर मौजूद है। उसने झांक कर गार में देखा। गार में अंधेरा था मगर गंधाल अपने तिलिस्म की वजह से सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि गार के आखिर में दीवार के साथ एक बहुत बड़ी देग पड़ी है। वो लपक कर देग के पास आया। उसने देग को आहिस्ता से छुआ और फिर उंगली से बजाकर देखा। देग के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे वो भरी हो। देग के मुंह पर ढकना मोहर बंद था। गंधाल ने पत्थर उठाकर ढकने की मोहर तोड़ डाली और फिर ढक्कन को नीचे फेंक दिया। देग हीरे जवाहरात और शाही जवाहरात से भरी हुई थी। गंधाल खुशी से उछल पड़ा। इतना बड़ा खजाना उसने कभी नहीं देखा था। उसने देग में से जितने जवाहरात और जेवरात निकाल सकता था निकाले। उन्हें चादर में बांधकर सर पर रखा और जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने जवाहरात की गठरी को घोड़े पर रखा और खुफिया मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी। उसे जमीन के नीचे नजर आना बंद हो गया। उसने सोचा कि ये खजाना अपनी होने वाली बीवी निकटी के मकान में ले जाकर दफन कर देगा और फिर वापस आकर खजाने की देग में से बाकी के जवाहरात भी निकाल कर ले जाएगा। हिरनी केटी ने देख लिया था कि गंधाल खजाना गठरी में बांधकर कहीं चलाया है, मगर उसे अभी तक नाक की ना तो खुशबू ही आई थी और ना ही वो कहीं दिखाई दिया था। अगरचे केटी को नाक की खुशबू नहीं आ सकती थी, मगर वो यही समझ रही थी कि शायद खुशबू आ जाए। गंधाल खजाना लेकर बगैर रुके जंगल में सफर करता। दूसरे रोज दोपहर को निकटी के घर पहुंच गया। दरवाजा बंद करके उसने निकटी को कोठरी में बुलाया और गठरी खोल कर रख दी। निकटी ने इतना जबरदस्त खजाना देखा तो उसके होश उड़ गए। गंधाल, तूने कहीं डाका तो नहीं मारा? उसने गंधाल से पूछा। गंधाल बोला, निकटी तू मुझे जानती है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये किसी पुराने जमाने के बादशाह का खजाना है जो मैं अपने जादू की मदद से निकाल कर ले आया हूँ। अभी वहाँ बहुत जवाहरात पड़े हैं जो मैं कल लाऊंगा। आओ इसे कोठरी में जमीन खोदकर दबा देते हैं। उन्होंने मिलकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। केटी हिरनी बाहर बंधी हुई थी। उसे जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि ये लोग जमीन में खजाना दफन कर रही हैं। काफी देर बाद निकटी और गंधाल कोठरी से बाहर निकले। उन्होंने खजाना जमीन में दफन कर दिया था। गंधाल ने कहा, अब मैं कल फिर बाकी खजाना लेने जाऊंगा। जब सारा खजाना आ जाएगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। रात गुजारने के बाद गंधाल दूसरे रोज फिर खजाने की तरफ रवाना हो गया। यूं दूसरे फेरे में उसने सारे का सारा खजाना लाकर निकटी के मकान की कोठरी में दफन कर दिया। फिर वो अपने शमशान की तरफ ये कहकर चल दिया कि कल आऊंगा, आधा खजाना ले जाकर बाजार में फरोख्त कर दूंगा। हिरनी केटी को निकटी ने अपने पास ही रखा क्योंकि खजाना उसी के घर में दबा हुआ था और हिरनी का नेक शगुन के तौर पर खजाने के पास रहना ही मुनासिब था। रात का अंधेरा फैल चुका था। गंधाल ने अपनी बहन चंद्रा और उसके खामंद भाशी को बताया कि वो अपने दोस्त से मिलकर वापस आ गया। खजाने के बारे में उसने चंद्रा या उसके खामंद को कुछ न बताया। दूसरे रोज सुबह हुई तो गंधाल निकटी के मकान की तरफ चला कि खजाने का कुछ हिस्सा निकालकर बाजार में बेचे और उसके इवज सोने के जो सिक्के मिले उनकी मदद से वो बस्ती के बाहर कुछ जमीन खरीदकर अपना अलग मकान बनवाना शुरू कर दे, जहां वो निकटी के साथ शादी करने के बाद आराम ऐश की जिंदगी बसर करे। उधर हिरनी खोंटी से बंदी सारी रात सोचती रही
कि गंधाल खजाना निकाल कर तो ले आया है, मगर अभी तक नाग का कोई सुराग नहीं मिल सका कि वो कहाँ है। दिन की रोशनी हुई तो हिरनी केटी ने गंधाल को मकान में दाखिल होते देखा तो चौकन्नी होकर बैठ गई। निकटी ने गंधाल के लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। गंधाल ने आते ही कहा, कोठरी में चलकर आधा खजाना निकालते हैं ताकि उसे बाजार में ले जाकर फरोख्त कर सकूं। दोनों कोठरी में दाखिल हो गए। कोठरी में अंधेरा था। निकटी ने मोमबत्ती रोशन कर दी। गंधाल ने जहां जमीन में खजाना दबाया था वहां कुदाल से जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर कुदाल चलाने के बाद अचानक जमीन के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई कराह रहा हो। गंधाल ने कुदाल वहीं रोक दी। निकटी ने भी परेशानी से गंधाल की तरफ देखा। ये किसकी आवाज थी गंधाल? गंधाल बोला, किसी इंसान के कराहने की आवाज थी, मगर यहाँ आदमी कहाँ से आ गया? हमने तो रात को यहाँ खजाना दफन किया था। निकटी ने डरते हुए कहा, मुझे तो डर लगता है गंधाल। गंधाल ने कुदाल चलाते हुए कहा, तुम्हें डर लगता है तो बाहर चली जाओ, मैं तो खजाना निकालने लगा हूँ। मगर ये आवाज किसकी थी? निकटी ने सहम कर कहा। गंधाल कुदाल चला रहा था। उसने कहा, कोई आवाज नहीं थी, ये हमारा वहम था। कुदाल चलाते चलाते आखिर वहां गड्ढा बन गया। मगर गंधाल और निकटी ये देखकर परेशान हुए कि गड्ढे में रात को दबाया हुआ खजाना नहीं था, बल्कि उस जगह एक बोरी पड़ी थी। उस बोरी को गंधाल ने हाथ लगाया तो उसके अंदर से कराहने की आवाज आई। निकटी तो डरकर पीछे हट गई। गंधाल ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? इतना कहना था कि बोरी अपने आप खुल गई और उसके अंदर से एक ऐसा मुर्दा बाहर निकल आया जो आधा जला हुआ था। निकटी तो चीख मारकर बेहोश हो गई। गंधाल भी बौखला सा गया, मगर वो उसी जगह खड़ा रहा क्योंकि उसकी जिंदगी मुर्दे जलाते जलाते गुजर गई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा खजाना यहाँ दफन था, वो कहाँ है? आध जले मुर्दे ने अपना जला हुआ बाजू उठाकर अपने चेहरे की तरफ इशारा किया और बोला, गंधाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं विक्रम हूँ। आज 1 महीने पहले मेरे जालिम चचा ने जायदाद पर कब्जा करने की खातिर मुझे ऐसी दवाई पिला दी कि जिससे मैं मरा तो नहीं मगर बेहोश हो गया। चचा ने मशहूर कर दिया कि मैं मर गया हूँ, मगर मैं जिंदा था। ये बात चचा भी जानता था और तुमको भी उसने रिश्वत देकर बता दिया था कि मैं जिंदा हूँ, मगर मुझे जिंदा ही चिता पर जलाया जाएगा। चचा उसी रोज सांप के डसने से हलाक हो गया। मैं ना मुर्दों में था ना जिंदों में। तुमने मेरी अध जली जिंदा लाश को रात के अंधेरे में चिता पर से उठाकर जंगल में फेंक दिया, मगर मैं तुमसे अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लेने तुम्हारे पास आ गया हूँ। गंधाल को सब कुछ याद आ गया था, मगर वो एक अध जले मुर्दे के सामने हथियार डालने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं हो सकता था। उसने अध जले मुर्दे से पूछा, मेरा खजाना कहाँ है? अध जला मुर्दा गुर्राहट के साथ बोला, वो जमीन की अमानत थी और जमीन ने उसे वापस निगल लिया है। अब मैं तुम्हें निगलने आया हूँ। गंधाल को जादू के कुछ मंत्र याद थे। उसने वही मंत्र पढ़े और अध जले मुर्दे पर जोर से फूंक मारी। गंधाल के मुंह से फूंक के साथ आग के शोले निकलकर मुर्दे के चेहरे पर पड़े। मुर्दे ने कहकहा लगाया और कहा, तुम्हारे जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान का बाशिंदा हूँ। निकटी खौफ के मारे गश खाकर गिर पड़ी। अध जले मुर्दे ने गंधाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गंधाल ने एक आखिरी मंत्र पढ़कर फूंका, उसका भी कोई असर न हुआ और अध जले मुर्दे ने गंधाल की गर्दन पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। गंधाल के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। अध जले मुर्दे ने गंधाल की गर्दन अपने हाथों में दबोचकर इतनी जोर से दबाया कि गंधाल की आंखें उबलकर बाहर आ गईं और वह वहीं मर गया। अध जले मुर्दे ने कहका लगाकर कहा, तुमने मुझको जिंदा जलाकर जुल्म किया था, मैंने उसका बदला ले लिया है। मैं सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा था, अब मैं मर रहा हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। ये कहकर अध जला मुर्दा गंधाल के करीब ही गिरा और गिरते ही जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद निकटी को होश आया तो उसने देखा कि गंधाल उसके पास ही मरा पड़ा था। निकटी इस डर से कि कहीं उस पर गंधाल के कत्ल का इल्जाम न लग जाए कांप उठी, मगर निकटी मजबूत जिस्म की जीदार औरत थी। कुछ लम्हे उसने कुछ सोचा और फिर उसने कोठरी के बाहर झांक कर देखा। बस्ती के चारों तरफ फू का आलम था और ये बात उसके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। वह वापस कोठरी में आई और गंधाल की लाश को अपने कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। अब वो तेजी के साथ मंगला के वीरान खंडरों की तरफ भागी जा रही थी कि गंधाल की लाश को उन खंडरों में फेंक दे जहां से वो खजाना तलाश करके लाया था। इस तरह किसी को शक भी न पड़ेगा और उसकी जान भी छूट जाएगी। वो तेज से तेज तर भाग रही थी। उसका सांस फूल चुका था। 2 घंटे मुतवातिर भागने के बाद वो अपनी मंजिल मंगला खंडरों में जा पहुंची। उसने गंधाल की लाश को ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसने सीधा अपने मकान की कोठरी में आकर दम लिया। उसने जल्दी से अपनी कुर्ती की जेब में हाथ डाला, ये देखने के लिए कि गंधाल का दिया हुआ कीमती हीरा उसके पास ही है, मगर हीरा गायब था। वह सर पीट कर रह गई। खजाने के साथ उसका हीरा भी गायब हो गया था। केटी हिरनी मकान के आंगन में बंदी बैठी थी। उसने जो निकटी को अकेले और घबराई हुई हालत में घर में आते देखा तो हैरान हुई कि इसका साथी गंधाल कहाँ चला गया। मगर केटी हिरनी निकटी से इंसानी जुबान में पूछ नहीं सकती थी। वो चुपचाप बैठी रही कि शायद गंधाल अपने आप वहां आ जाए।
निकटी को ये तशवीश थी कि अगर गंधाल की लाश मिल गई तो राजा के सिपाही गंधाल के कत्ल के इल्जाम में उसे पकड़ कर ले जाएंगे। उसने जल्दी जल्दी अपने 2-3 कपड़े गठरी में बांधे और मकान से बाहर निकल गई। वो इस बस्ती से बहुत दूर अपनी बहन के घर चले जाना चाहती थी। इस अफरा तफरी में उसे ये ख्याल ही ना आया कि हिरनी खूंटी से बंधी हुई है, कम से कम उसे खोल ही दूं। हिरनी केटी उसे जाते देखती रही। वो समझ गई कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई है और निकटी घर छोड़कर भाग रही है। उसने 2-3 बार खूंटी से रस्सी तोड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिर सब्र शुक्र करके वहीं बैठ गई कि अब किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ मंगला खंडर के कार में गंधाल की लाश पर चूंटियां चढ़ने लगीं। ये चूंटियां जब गंधाल की खोपड़ी के साथ चिमटे हुए नाक के पास पहुंची जो मकड़ी की शक्ल में था तो उसमें हरकत पैदा हुई। चूंटियां मकड़ी पर चढ़कर उसे काटने लगी थीं कि नाग मकड़ी के जिस्म से एक गैबी श्वा निकलकर चूंटियों पर गिरी और वह वहीं भस्म होकर रह गईं। बाकी चूंटियां डरकर इधर उधर भाग गईं। इस गैबी श्वा या गंधाल की मौत की वजह से नाग मकड़ी को होश आ गया था। वो मुर्दा गंधाल के सर के बालों में से खिसकता हुआ नीचे जमीन पर उतर आया। वो एक मक्खी जितना छोटा था। उसने गार के बाहर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। गार के बाहर चांदनी रात थी। खंडरों में चारों तरफ एक हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। नाग को इतना एहसास हो गया था कि वो नाग है और किसी खौफनाक तिलिस्म की जद में आकर नन्ही सी मकड़ी में तब्दील हो चुका है। उसे थ्यूसोंग, अंबर, केटी, मारिया का भी ख्याल आने लगा मगर ये याद नहीं रहा था कि वो उनसे कब और कहाँ बिछड़ा था और अब वो कहाँ होंगे। उसको केटी हिरनी की खुशबू भी नहीं आ रही थी। नाग रेंगता रेंगता गार से निकलकर बस्ती को जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। एक तो उसका साइज मक्खी जितना था, दूसरा वो मकड़ी की शक्ल में था, इसलिए बहुत आहिस्ता रफ्तार से चल रहा था। उसने 2-3 बार सांस लेकर अपनी शक्ल बदलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो वीरान चांदनी रात में आसेबी खंडरों के बीच में से गुजर रहा था। चलते चलते उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कच्चे रास्ते पर सामने से पानी की बिफरी हुई सैलाबी मौज चली आ रही हो। नाग जल्दी से सड़क से हटकर एक ऊंचे पत्थर के पास आकर दुबक कर बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि कच्चे रास्ते पर एक बहुत बड़ा अजदा फुंकारता हुआ चला आ रहा है। वो इतना बड़ा था कि उसने सारी सड़क को घेर रखा था। नाग मकड़ी की शक्ल में था और अजदा को आवाज नहीं दे सकता था। उसके जिस्म से नाग देवता की बू भी नहीं निकल रही थी कि अजदा को उसका एहसास हो जाता। अजदा फुंकारता हुआ आगे निकल गया। उसके जाने के बाद नाग मकड़ी आगे को रेंगने लगा तो उसने चट्टान के शगाफ में 2 उल्लुओं को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। नाग मकड़ी की शक्ल में होने की वजह से उनकी जुबान समझ रहा था। एक उल्लू दूसरे से कह रहा था, किस्मत के खेल देखो कि दुनिया के सांपों का देवता नाग इस वक्त एक मामूली सी मकड़ी की शक्ल में हमारे सामने से गुजर रहा है। दूसरा उल्लू बोला, क्या इस पर किसी ने जादू कर दिया है? पहला उल्लू कहने लगा, हाँ, ये जादू बड़ा खतरनाक है। बेचारे नाग को यह भी मालूम नहीं कि उसकी बहन साथ वाली बस्ती के नुक्कड़ वाले मकान में हिरनी की शक्ल में खूंटी से बंधी हुई है। नाग तो ये सुनकर हैरान रह गया, क्या केटी हिरनी बन चुकी है? वो वहीं बैठ गया और दोनों उल्लुओं की बातें सुनने लगा। नाग उल्लू की जुबान तो समझता था मगर खुद उनकी जुबान में बात नहीं कर सकता था। दूसरे उल्लू ने फिर सवाल किया, क्या केटी पर किए गए जादू का कोई तोड़ नहीं है? पहला उल्लू कहने लगा, उसका तोड़ है मगर वो इतना मुश्किल है कि केटी के वापस इंसानी शक्ल इख्तियार करने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है। दूसरा उल्लू बोला, वो तोड़ क्या है उस जादू का? पहला उल्लू बोला, यहाँ से दूर संगलानी जंगल में एक सबसे ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी में पूरे चांद की रात को एक 2 मुही आकर तालाब किनारे मस्ती में नाचती है और फिर उसकी आंख से आंसू टपकता है। ये आंसू जहाँ गिरता है वहाँ एक चौकोर पत्तों वाली बूटी पैदा हो जाती है। अगर वह बूटी वहां से लाकर उसकी धोनी केटी को दी जाए तो उसका जादू टूट जाएगा और वह फिर से केटी बन जाएगी। दूसरा उल्लू कहने लगा, क्या हम नाग देवता के लिए वो बूटी नहीं ला सकते? पहला उल्लू बोला, ये काम किसी इंसान का है, हम बूटी ले भी आए तो उसकी धुनी कौन देगा? अब सो जाओ, रात गहरी हो गई है और अजदा भी गुजर गया है। नाग मकड़ी बना ये सारी बातें सुन रहा था। जब उल्लू खामोश हो गए तो वो बस्ती की तरफ चल पड़ा ताकि वहां हिरनी बनी केटी के पास जाकर उससे मुलाकात कर सके। अगरचे उसे यकीन था कि ना तो वो केटी को पहचान सकेगा और ना ही केटी उसे पहचान सकेगी, फिर भी उसी केटी की मिल जाने की खुशी थी और वो उसके करीब रहना चाहता था। अपने जादू के तोड़ का राज उसे उल्लू की जुबानी मालूम हो गया था। हो सकता है कोई ऐसा सबब बन जाए कि 2 मुही बूटी की मदद से वो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाए। नाग ने बस्ती की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते बल्कि जमीन पर रेंगते रेंगते उसे रात गुजर गई। दिन की रोशनी चारों तरफ निकल आई। उसकी रफ्तार चूंटी जितनी थी। उसे मालूम था कि इस तरह वो ना जाने कब बस्ती में पहुंचे। नाग बड़े सब्र और हौसले पर चला जा रहा था कि अचानक ऊपर से एक नीली चिड़िया गोता लगाकर उसके ऊपर आई और उसे चोंच में पकड़कर फिजा में उड़ गई। नाग को ऐसे लगा जैसे ये चिड़िया उसे हड़प करने वाली है, मगर खुदा जाने चिड़िया को कैसे मालूम हो गया था कि यह नाग देवता है जिस पर जादू किया गया है और उसे हिरनी केटी तक जाना है। चिड़िया नाग को चोंच में दबाए आसमान में उड़ती चली जा रही थी।
दूर से वो बस्ती नजर आने लगी जिसके कोने वाले मकान में केटी हिरनी खोंटी से बंधी परेशान बैठी थी। चिड़िया ने नाग को हिरनी के सामने लाकर जमीन पर छोड़ दिया। नाग मकड़ी इतनी छोटी थी कि हिरनी केटी उसे बिल्कुल ना देख सकी। नाग हिरनी को देख रहा था। वो रेंगता हुआ हिरनी के पास चला आया। उसने हिरनी की आंखों को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। हिरनी की नीली आंखें हूबहू केटी की आंखें थीं। उल्लू ने ठीक कहा था, ये सिवाय केटी के और कोई नहीं हो सकता था। नाग को केटी की खुशबू नहीं आ रही थी, ना ही हिरनी केटी को नाग की खुशबू महसूस हो रही थी। नाग ने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। हिरनी केटी सेन में खोंटी के साथ बंधी हुई थी। वह जमीन पर बैठी थी। नाग ने सोच सोचकर आखिर यही फैसला किया कि उसे हिरनी केटी से अलग नहीं होना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए। हो सकता है उन दोनों के जादू टूने का कोई सबब बन जाए। इस ख्याल के साथ नाग रेंगता हुआ हिरनी केटी के जिस्म पर चढ़कर उसकी गर्दन के बालों में छुपकर बैठ गया। हिरनी केटी को नाग की अपनी गर्दन के बालों में बैठने का कुछ पता न चल सका। वो उसी तरह जमीन पर बैठी रही। नाग मकड़ी ने बालों में बैठने के बाद इधर उधर देखा तो उसे अपने बिल्कुल करीब हिरनी की गर्दन में बालों के बीच में एक जगह से काले रंग की छोटी सी सुई जैसी नोकीली शय बाहर को उभरी हुई नजर आई। नाग का इंसानी जहन उसी तरह काम कर रहा था, अगरचे वो खुद नन्ही सी मकड़ी की शक्ल में था। उसने गर्दन के बालों में इधर उधर रेंग कर देखा, मगर किसी दूसरी जगह ऐसी कोई शय बाहर को उभरी हुई नहीं थी। ये असल में उस तिलिस्मी काली भीड़ का डंक था जिसकी वजह से केटी हिरनी की शक्ल में तब्दील हो गई थी। नाग के दिल में अचानक एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये जादू की सुई तो नहीं है। इस ख्याल के सूझते ही नाग रेंग कर काली भीड़ के डंक के करीब चला आया। उसने अपनी नन्ही नन्ही मकड़ी की आंखों से डंक को गौर से देखा। ये काले रंग का एक बारीक सा तिनका था जो गर्दन में से बाहर निकला हुआ था। नाग ने उसे अपने नन्हे नन्हे बाजुओं से छुआ। डंक सख्त था। नाग ने सोचा कि उसे जिस तरह भी मुमकिन हो इस डंक को केटी की गर्दन से खींचकर बाहर निकालना चाहिए। अब नाग ने जोर लगाकर काले डंक को बाहर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। ये काम बड़ा मुश्किल था। नाग मकड़ी की शक्ल में था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह आसानी से जोर लगाकर डंक को बाहर खींच लेता। फिर भी नाग ने हिम्मत न हारी। अपनी पिछली दोनों टांगें उसने काले डंक से चिमटा रखी थीं और अगली दो टांगों से हिरनी की गर्दन के बालों को पकड़कर आगे को जोर लगा रहा था। हिरनी केटी की गर्दन पर बालों के अंदर ये रस्साकशी हो रही थी और उसे जरा भी एहसास नहीं था। एक बार उसे गर्दन पर हल्की सी खुजली जरूर हुई और उसने यूं गर्दन को झटक दिया। चूंकि काले तिलिस्मी डंक को नाग मकड़ी ने जोर से पकड़ रखा था, इसलिए हिरनी की गर्दन झटकने से उस पर बोझ पड़ा और काला डंक अपने आप हिरनी की गर्दन से आधे से ज्यादा बाहर को निकल आया। अब नाग का काम आसान हो गया था। अगरचे नाग को पूरा यकीन नहीं था कि इस डंक के बाहर निकलने से केटी फिर से इंसान बन जाएगी, लेकिन वो इस सुई से भी बारीक डंक को एक बार बाहर जरूर निकालना चाहता था। और अब तो वो डंक आधे से ज्यादा बाहर निकल आया था। नाग पूरा जोर लगाने लगा। अब हिरनी केटी को भी महसूस हुआ कि उसकी गर्दन में शायद कोई कीड़ा घुस आया है जो उसे परेशान कर रहा है। चुनाचे वो उठ खड़ी हुई और जोर से गर्दन को झटक दिया। ये झटका बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ और तिलिस्मी डंक हिरनी की गर्दन से बाहर निकल आया। डंक के बाहर निकलते ही केटी हिरनी से इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई। केटी ने एक बेपनाह खुशी वाली हैरत के साथ अपने इंसानी जिस्म को देखा और मुसर्रत से उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसकी गर्दन में रस्सी पड़ी है जिसको खोंटी के साथ बांधा गया है। केटी समझ गई कि किसी वजह से उस पर किया गया जादू टूट गया है और वह फिर से इंसान बन गई है। केटी ने खुदा का शुक्र अदा किया और रस्सी अपनी गर्दन से उतार डाली और कंथाल की होने वाली लालची बीवी निकटी के मकान को गौर से देखा। मकान वीरान और खाली था। उसे मालूम था कि निकटी भाग गई है। इधर जब केटी ने इंसानी शक्ल बदली तो नाग केटी की गर्दन के बालों से ही चिमटा रहा। नाग को केटी की इंसानी शक्ल में आने की बेहद खुशी हुई। यही वह तिलिस्मी डंक था जिसकी वजह से केटी जादू के शिकंजे में फंस गई थी। नाग को बड़ी खुशी थी कि उसकी वजह से केटी का तिलिस्म टूट गया। अब उसे अपनी फिक्र थी कि खुदा जाने उस पर किया गया जादू कब टूटेगा, मगर वो केटी से अलग नहीं होना चाहता था। केटी के लंबे सुनहरी बाल गर्दन पर लहरा रहे थे। नाग उसके बालों के अंदर ही चुपचाप चिमटा रहा। उसे अब भी केटी की खुशबू नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि वो मकड़ी की शक्ल में था। केटी को भी नाग की खुशबू नहीं आ रही थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि नाग एक नन्ही सी मकड़ी की शक्ल में उसके बालों में छुपा बैठा है। केटी कोठरी में आ गई। वहां निकटी का टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। निकटी ये सामान छोड़कर भाग गई थी। केटी ने सोचा कि अब उसे अंबर, नाग मारिया और थ्यूसोंग की तलाश में कहां और किस तरफ जाना चाहिए। उसे उनमें से किसी एक की भी खुशबू नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया कि उसे शुमाल के हिमालय पहाड़ों की तरफ चलना चाहिए। हो सकता है रास्ते में किसी शहर या जंगल से उसे अपने दोस्तों की खुशबू आ जाए। चुनाचे केटी निकटी के मकान से बाहर निकली और उसने बस्ती की एक छोटी सी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। बस्ती पीछे रह गई तो पहाड़ियां शुरू हो गईं। नाग केटी के बालों में छुपा हुआ था। उसे उल्लू और उसके साथी उल्लू की बातों का ख्याल आ रहा था। उस उल्लू ने कहा था कि संगलानी के जंगल में
एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे चांद की रात को एक दोमुही आकर तालाब के किनारे रक्स करती है और फिर उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। जहां ये आंसू गिरता है वहां चकोर पत्तों वाली एक बूटी पैदा हो जाती है। उल्लू ने कहा था कि अगर ये बूटी चलाकर उसकी धोनी हिरनी केटी को दी जाए तो उसका जादू टूट सकता है और वो इंसानी शक्ल में वापस आ सकती है। अब इसकी जरूरत नहीं रही थी क्योंकि उसका जादू टूट चुका था, लेकिन नाग को ख्याल आया कि अगर इस बूटी की धुनी खुद उसे दी जाए तो हो सकता है उसका जादू भी टूट जाए और वह फिर से इंसानी शक्ल में वापस आ जाए। मगर सवाल यह था कि वह अकेला संगलानी जंगल में कैसे पहुंचे। अब केटी इंसानी शक्ल में वापस आ गई थी और वह संगलानी जंगल वाली पहाड़ी पर जाकर पूरे चांद की रात को चकोर बूटी ला सकती थी। लेकिन वो केटी को कैसे बताए कि चकोर बूटी की धुनी से उसका जादू खत्म होने की उम्मीद है। नाग केटी के बालों में चिमटा यही सोच रहा था और केटी आहिस्ता आहिस्ता बस्ती से दूर होती जा रही थी। सड़क पर उसे एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए सामने से आता मिला। उसने केटी को देखा तो पूछा कि वो जंगल की तरफ मत जाए क्योंकि वहां सुना है एक आदमखोर शेर आया हुआ है। केटी ने लकड़हारे से पूछा कि जंगल पार कौन सा शहर है। लकड़हारा बोला, जंगल के पार नागापट्टम शहर है, मगर तुम जंगल से मत गुजरना नहीं तो तुम्हें शेर खा जाएगा। केटी बोली, तो फिर मैं उस शहर में कैसे जा सकती हूँ। लकड़हारे ने कहा, तुम जंगल के किनारे किनारे से होकर जाओ, आगे तुम्हें दरिया गोदावरी मिलेगा। तुम उस दरिया में सफर करके नागापट्टम की बंदरगाह पर पहुंच जाओगी। केटी ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और जंगल में दाखिल होने के बजाय जंगल के किनारे किनारे ऊंची नीची पथरीली जमीन पर चलना शुरू कर दिया। सुबह हो चुकी थी और आसमान पर सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। दोपहर तक केटी चलती रही। दोपहर के बाद वह जनूबी हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरिया गोदावरी के किनारे पहुंच गई। दरिया के किनारे वीरान थे और कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। केटी ने सोचा कि शायद आगे कोई घाट आ जाए जहां वो कश्ती में सवार होकर सफर जारी रख सके। उसकी एक जानिब दरिया था और दूसरी जानिब घना जंगल था। उस जंगल में ही उसे बताया गया था कि वहां आदमखोर शेर कहीं से आ गया है। अभी तक उसे जंगल की तरफ से शेर की गरज सुनाई नहीं दी थी। वो दरिया के किनारे किनारे चली जा रही थी। काफी दूर जाने के बाद केटी एक गांव के घाट पर पहुंच गई। यहाँ एक बड़ी कश्ती खड़ी थी जिसमें देहाती लोग सवार हो रहे थे। केटी ने कश्ती वाले से जाकर कहा कि वो भी कश्ती में सफर करना चाहती है, मगर उसके पास किराया अदा करने के लिए कोई सिक्का नहीं है। कश्ती वाला एक बूढ़ा मल्लाह था। उसने केटी को गौर से देखा और बोला, बेटी तुम कहाँ से आ रही हो। केटी ने कहा, महाराज मैं मुल्क यूनान की सयाह हूँ और सैरो सियाहत की गर्ज से अपने भाई के साथ यहाँ आई थी कि रास्ता भूलकर इधर आ निकली। अब मैं नागापट्टम शहर वापस जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी एक बहन रहती है। बूढ़ा मल्लाह बोला, मैं पहले ही सोच रहा था कि तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो क्योंकि तुम्हारा रंग गोरा, बाल सुनहरी और आंखें नीली हैं। अच्छा तुम कश्ती में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नागापट्टम पहुंचा दूंगा। केटी ने बूढ़े मल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कश्ती में दूसरे देहाती मुसाफिरों के साथ एक तरफ होकर बैठ गई। नाग मकड़ी की शक्ल में उसके बालों में मौजूद था और उसने लकड़हारे के साथ और फिर बूढ़े मल्लाह के साथ केटी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वह सोच रहा था कि हो सकता है नागापट्टम शहर ही में अंबर मारिया थ्योसोंग से उसकी मुलाकात हो जाए। कश्ती दरिया में रवाना हो गई। 2 घंटे के सफर के बाद दूर से नागापट्टम शहर के मकानों की छतें और शहर की दीवार के बुर्ज और ऊंचे ऊंचे मंदिरों के कलीस दिखाई देने लगे। नागापट्टम शहर बहुत बारौनक शहर था और सारे जनूबी हिंदुस्तान में अपने नाग मंदिरों की वजह से मशहूर था। इस शहर के मंदिरों में सांपों की मूर्तियों की पूजा होती थी। उनमें एक मंदिर सबसे बड़ा था। उस मंदिर का नाम नाग मंदिर था और यहाँ एक बहुत बड़े सांप का बुत रखा था जो कुंडली मारकर चबूतरे पर बैठा हुआ था। इस सांप मूर्ति के फैले हुए फन के ऊपर सोने का एक ताज पड़ा था। उस ताज में बेहद कीमती हीरे और मोती जुड़े हुए थे। उस मूर्ति के कीमती ताज की रखवाली के लिए दिन रात वहाँ पहरेदार मौजूद रहते थे। दिन को लोग नाग मूर्ति की पूजा करने आते थे। रात को मंदिर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया जाता था। मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती नागापट्टम शहर की बड़ी घाट पर आकर लग गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ केटी भी कश्ती में से उतर पड़ी। केटी के पास कोई पैसा नहीं था। वह सोचने लगी कि इतने बड़े शहर में कहाँ जाए। सराय में भी नहीं ठहर सकती थी क्योंकि सराय में ठहरने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। नागापट्टम के शहर के मकान और इमारतें पुराने जमाने की थीं। मकान 4-4 मंजिला थे और लकड़ी और पत्थरों से बनाए गए थे। बाजार खुले और दुकानें सामान से भरी हुई थीं। लोगों ने सफेद धोतियां और कुर्ते पहन रखे थे। सरों पर पगड़ियां थीं। औरतों ने सूती और रेशमी साड़ियां पहन रखी थीं और उनके माथों पर सुर्ख तिलक लगे थे। कुछ मर्दों ने भी माथे पर तिलक की लकीरें बना रखी थीं। केटी बाजारों में फिरने लगी। यहाँ भी उसे नाग, अंबर मारिया और थ्योसोंग में से किसी की खुशबू नहीं आ रही थी। केटी ने सोचा कि वो इस शहर में एक रात गुजार कर आगे निकल जाएगी क्योंकि खुशबू न आने का मतलब ये है कि इस शहर में अंबर और मारिया थ्योसोंग में से कोई भी मौजूद नहीं है। केटी ने यही फैसला किया कि सराय की बजाय वो किसी मंदिर में बैठकर रात गुजार देगी।